शिलाई की इस महारैली और जनसभा में पधारने के लिए गिरिपार के मेरे समस्त भाइयों बहनों, गणमान्य व्यक्तियों, काले पानी की सजा भोग रहे पुलिस के कर्मियों और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं जो काले पानी की सजा भुगत रहे हैं, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इस महारैली में आए। मैं नीरज कुमार, गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति का मीडिया प्रभारी होने के नाते यहाँ पर कुछ विचार रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मुझे शिलाई में आने से डर लग रहा था। उसके पीछे कारण क्या है? अब लोग पूछेंगे भाई शिलाई में आने से क्या डर? उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट, जो कि आरजीआई को सौंपी गई है और जिसके आधार पे ये जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। सबसे पहली चीज, ट्राइबल डेवलपमेंट क्या लिखता है, जो शिलाई का एरिया है यहाँ पे अगर किसी की पोस्टिंग हो जाती है तो उसे काले पानी की सजा कहा जाता है। इसीलिए मैंने बोला जो भी यहाँ पे कर्मचारी है, पुलिस के व्यक्ति है, वो काले पानी की सजा भोग रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके बाद कहा गया है रिपोर्ट के अंदर, जो शिलाई का एरिया है वहां पे बिजली, पानी और यहां तक सिग्नल नहीं होते, मोबाइल के सिग्नल। और मुझे यहाँ पे आके खुशी हो रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं, बराबर सिग्नल आ रहे हैं। झूठी रिपोर्ट नहीं चलेगी, झूठी रिपोर्ट नहीं चलेगी। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है, यहाँ के जो लोग हैं, विशेषकर गिरिपार के जो लोग हैं, अभी भी आदिम नेचर के हैं, यानी अभी भी वो आदिवासी है और शिलाई के लोग अभी भी लकड़ी और पत्थर के मकान यानी झोपड़ियों में रहते हैं। तो मुझे झोपड़ियां दिख रही है, चारों तरफ बहुत झोपड़ियां हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और जिस तरीके की बातें की गई थी कि लाइट नहीं है, सिग्नल नहीं है, सबसे पहले तो मैं अपना मोबाइल फुल चार्ज करके आया, आगे क्या पता अंधेरे में कहाँ ठुल जाऊं। दूसरी चीज, घर वालों को भी बता के आया, भाई मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, दूर दराज का क्षेत्र है, वहाँ पे ना तो नेटवर्क है ना बिजली है, इसलिए फ़ोन करने की कोशिश ना करें। लेकिन मैं यहाँ पे साथ ही हिमाचल सरकार और भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि जो भी रिपोर्ट में लिखा था वो नहीं है, एक्चुअल में विकास हुआ है, धरातल में विकास हुआ है। उसके लिए हिमाचल सरकार और भारत सरकार, मतलब यहाँ पे हम उनका धन्यवाद कर सकते हैं। झूठी रिपोर्ट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे झूठी रिपोर्ट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। मुद्दे की बात क्या है? ना तो हम राजनेता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना तो हम राजनेता हैं, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, ठीक है, और ना ही कोई नेता हमारी मदद कर रहा है, कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना पैसों के मामले में सपोर्ट कर रहा है, ना ही किसी भी प्रकार की, ना हमें किसी भी पार्टी से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों के द्वारा हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ये तो चंद लोग हैं जी, 2-4 लोग हैं, मीडिया में आ जाते हैं और आम लोगों को ये भड़काते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस मंच के द्वारा मैं ऐलान करना चाहता हूँ ये स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि सभी को पता है राजनीति कौन कर रहा है। शिलाई के लोगों को पता है, गिरिपार के लोगों को पता है, हिमाचल सरकार को भी पता है, उसके साथ साथ भारत सरकार को भी पता है कि राजनीति हाटी मुद्दे पे कौन कर रहा है। उसका एग्जाम्पल दूंगा, किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा। एक नेता जो कि हाटियों का मसीहा है, वो कहता है कि अगर मैं इस एरिया को हाटी घोषित नहीं कर पाया तो मैं वोट नहीं मांगूंगा। अगर मैं इस एरिया को हाटी घोषित नहीं कर पाया, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो इसमें आप देखिए
सीधा वोट मांगने की बात हो रही है। हाटी घोषित हुआ तो वोट मांगूंगा, ठीक है? तो वोट मांग की राजनीति कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? दूसरी चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, दूसरा नेता खुलेआम अमर उजाला और बड़े बड़े मीडिया में अपनी बाइट देता है और उसमें कहता है हिमाचल सरकार का जो गिरिपार एरिया है वहां पे 65% ब्राह्मण क्या है, बीजेपी को वोट देते हैं। एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है जो कि बिल्कुल फ्रॉड है, ठीक है? आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है कि इतने लोग देखिए हमारे को बीजेपी का सपोर्ट कर राजपूत सपोर्ट करेंगे, इतने ब्राह्मण सपोर्ट करेंगे और एससी का वोट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि बहुत ही शेमफुल चीज है, बहुत ही शेमफुल चीज है, बहुत ही ज्यादा शेमफुल चीज है। क्योंकि आज हमारे वही नेता जो हमारे जनप्रतिनिधि हुआ करते थे हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि हमने चुनकर भेजा, हमने इसलिए चुन के भेजा था कि हमारी बात करेंगे, हमारे हितों की बात करेंगे। ऊपर से खुलेआम बोल रहे हैं कि एससी के मत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनको ये नहीं दिख रहा है कि हमारे अधिकार जा रहे हैं, हमारा शोषण आने वाले टाइम पे हो सकता है, बस उनको वोट की पड़ी है। तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि वोट बैंक की राजनीति समिति कर रही है या वो लोग कर रहे हैं। नेतागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नेतागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नेतागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित एकता जिंदाबाद, 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 दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीसरी चीज ये आरोप लगाया गया कि गिरिपार के लोग तो ये डिमांड उठा ही नहीं रहे, बाहर के लोग हैं, बाहर के चंद लोग हैं जो इस डिमांड को उठा रहे और राजनीति कर रहे हैं। तो इसीलिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे गिरिपार के लोगों को बुलाया और यहाँ पे गिरिपार के ही लोग हैं, बाहर से कोई भी नहीं आया है, हर परिवार से। दलित एकता जिंदाबाद, 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 दलित एकता जिंदाबाद, 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 दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब हर परिवार से यहाँ पे एक आदमी है, परिवार के अंदर 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं, जितने भी हैं उनके जो कांटेक्ट में है, आप समझ सकते हैं ये जन सैलाब कितना बड़ा जन सैलाब बन सकता है आने वाले टाइम पे। अगर हमारे अधिकारों को मारा गया, 40% जनसंख्या कभी भी उन्हें माफ नहीं करेगी। इसके साथ कुछ राजनेता खुलेआम खुमलियाँ करते हैं, खुमलियों के लिए उनको आमंत्रण दिया जाता है और खुद भी खुमलियों में भाग लेते हैं और डेफिनेटली वो फंड भी उनको कर रहे हैं, डेफिनेटली फंड भी कर रहे हैं। और उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भाई इनको तो पॉलिटिकल पार्टीज फंड दे रही है, तो इसका हम यहाँ पे बिल्कुल विरोध करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठे आरोप नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे आरोप नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे लड़ी लड़ाई है, अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे लड़ी लड़ाई है। दूसरी बात, यहाँ हम किसी समुदाय, किसी जाति या सरकार के विरुद्ध नहीं हैं। हम किसी भी जाति, समुदाय और सरकार के भी विरुद्ध नहीं है। अब सरकार ये ना सोचे कि हम आपके विरुद्ध हैं। हम तो यहाँ पे सरकार के सामने हाथ जोड़कर गुहार करते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, ठीक है? हम यहाँ पे विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पे एक गुहार लगाना चाहते हैं। हम तो सरकार से एक गुहार लगाना चाहते हैं कि आप उन्हें आदिवासी, पिछड़ा और आदि मानव घोषित कर दें। जो ये सोचते हैं कि हम 21वीं सदी में भी आदि मानव हैं या आदिवासी हैं, उन लोगों को घोषित कर दो। लेकिन हम हाथ जोड़कर सरकार से ये बोलना चाहते हैं, हमें आदिवासी, आदि मानव घोषित ना किया जाए। हम पीढ़ियों से 75वां जो ये वर्ष है आज़ादी का, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, हम उस आदिवासी जीवन से बहुत आगे निकल गए हैं जहां आप हमें वापस धकेलना चाहते हैं। इसलिए हमें आदिवासी घोषित ना किया जाए। आवाज दो, आवाज दो। तीसरी चीज, होश में आए, होश में आए, होश में आए, सरकार होश में आए, होश में आए, होश में आए, सरकार होश में आए, होश में आए, होश में आए। तीसरी चीज, जितनी भी हाटी खुमलियाँ होती है उसमें वो जो नकली हाटी है वो विकास के जो सपने दिखाते हैं वो सही नहीं है, धरातल पे सही नहीं है।
अच्छे दिन आपके नहीं आने वाले हैं। क्यों? बोला जाता है अगर ये एरिया एसटी घोषित हो जाता है तो इस एरिया से सैकड़ों आईएएस लगेंगे, सैकड़ों आईपीएस लगेंगे, एचएस लगेंगे। इस तरीके के सपने दिखाए जाते हैं, जबकि एक्चुअल डाटा क्या है? एक्चुअल डाटा जब आंकड़ों में हम देखते हैं, कुल मिला के 39 पोस्टें एचएस की निकलती है, तो सैकड़ों एचएस कहाँ से लगेंगे? उसमें ओबीसी की भी है, उसमें एससी की भी है, उसमें ट्राइबल की भी है, सामान्य वर्ग की सीटें भी है। तो आप किस आधार पे बोल रहे हो? उसके साथ साथ ये भी बोलते हैं कि आपको नहीं लगता अगर ये एरिया ट्राइबल घोषित हो जाए तो हमारे लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाएंगे। किस आधार पे आप बोल रहे हैं? आपके पास उसके बारे में क्या प्रूफ है? मैं आंकड़ों के आधार पे बोलता हूँ। ये जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आंकड़ों के आधार पे बोल रहा हूँ। आरटीआई के द्वारा हमने इंफॉर्मेशन ली है, जेएनयू से भी इंफॉर्मेशन ली है, एचपीयू से भी इंफॉर्मेशन ली है, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भारत की जो है वहाँ पे एसटी को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाता है उसका भी आंकड़ा हमारे पास है। ठीक है, आंकड़ों के आधार पे मैं बोलता हूँ कि झूठे वादे आप ना करें, झूठे सपने आप ना दिखाएं। एचपीयू की अगर मैं बात करूँ, एमफिल हुआ करती थी, अभी भी चल रही है, तो एमफिल के अंदर एक सीट होती थी, 15 में से एक सीट जनजाति की होती थी, ट्राइबल की, जिसको ये बनाना चाहते हैं। 3 सीटें यानी 3 गुना एससी की होती थी, बाकी की जो सीटें होती थी वो जनरल ओपन की होती थी, उसमें कोई भी फाइट कर सकता था। तो अब जब ये हमें ट्राइबल घोषित कर देंगे, हमारी 3 सीटें तो गई, अब हम आगे 1 सीट के ऊपर, और 1 सीट के लिए कंपटीशन किसके साथ है? जनरल वालों के साथ भी है, ओबीसी के साथ भी है, एससी के साथ भी है, और जो करोड़पति जो लोग हैं उनके साथ भी है। तो यहाँ से किसी भी हाल में हमें फायदा नहीं होने वाला है। और जेएनयू की बात की जाती है, बड़े बड़े जेएनयू के स्कॉलर हैं, वो बोलते हैं अगर ट्राइबल घोषित हो जाता है जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। पहली चीज मैं स्पष्ट तौर पे यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जेएनयू रिजर्वेशन नहीं देती एसटी को, वो 10 नंबर देती है, 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं क्योंकि वो दूर दराज से लोग आते हैं। और जब हम आंकड़ा देखते हैं कि कितने लोग ट्राइब से वहाँ पे पहुँचे हैं, एसटी से कितने लोग पहुँचे हैं, तो वो नाम मात्र लोग पहुँचते हैं एसटी से। तो ये सपने दिखाने आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अरे झूठे बातें नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे बातें नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, दलितों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं चलेंगे। एक बार ये एरिया एसटी घोषित हो गया, हट्टी क्या बोलते हैं, एक बार ये एरिया एसटी घोषित हो गया तो विकास की क्या है, नदियां बहेगी। रावण की लंका क्या थी? रावण की लंका से भी अच्छा एरिया अपना बन जाएगा, सोने की लंका बोला जाता था ना, उससे भी अच्छा हमारा एरिया बन जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता पर नजर दौड़ाइए। आपका इधर को पार को जौनसार बाबर एरिया लगता है। अगर आपने वास्तविकता दिखानी है, वास्तविकता क्या है, वास्तविकता आपने देखनी है, जौनसर बाबर के इलाके में चले जाओ। 1967 में एसटी बना था, आज 2022 है, कितना विकास वहां पे हुआ है? उससे ज्यादा विकास तो हमारे गिरिपार ने कर लिया है, और वो भी बिना जनजाति घोषित किए हुए। विकास की वास्तविकता आपने देखनी है। आप किन्नौर में जाइए, किन्नौर का डाटा आज देख लीजिए, आंकड़े आप देख लीजिए किन्नौर के लोग रो रहे हैं। कारण क्या है? वहां पे जो उनके पहाड़ थे, हरे भरे जो पहाड़ थे, उसको खोद खोद के टनले बना रहे हैं, और पूरे पहाड़ दरकने की स्थिति में है। वहाँ के लोगों से वादा किया था, आपकी जो ज़मीनें गई हैं, आपकी जो डैम प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े बने हैं, आपकी जो ज़मीनें गई हैं उसका मुआवजा मिलेगा, हर एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? सारी नौकरियां आउटसोर्स कर दी गई है ठेकेदार के थ्रू। ठेकेदार जब चाहे उनको लात मार के निकाल देता है। आए दिन आपने देखा होगा सुर्खियों में रहता है करछम वांगतू परियोजना, ठीक है, वास्पा परियोजना, वहाँ पे आए दिन मजदूर हड़ताल करते हैं, उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, ठीक है, और अभी भी हड़ताल में वहाँ के लोग हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जब हम किन्नौर का एग्जाम्पल देखते हैं, किन्नौर के अंदर हाईवे बने हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एसटी की वजह से बने, ऐसा नहीं है, बीआरओ की मदद से वहाँ पे क्या है, हमारे हाईवे बने हैं।
ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि चीन से लगता पूरा इलाका है, उसकी वजह से बने हैं। दूसरा, वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट बने, वो वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा थी आपकी सतलुज नदी, उसकी वजह से वहाँ पे बने। लेकिन किन्नौर के लोगों को भी उससे फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट है बाहर के लोगों को दे दिए। जेपी की आपने कंपनी वहाँ पे बुला ली है, बड़ी बड़ी कंपनी आपने बुला ली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइबल घोषित होने से आपको कोई भी फायदा एक्चुअल रियलिटी वास्तविकता में नहीं मिलने वाला है। आप चंबा के पांगी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आज भी 10-10 किलोमीटर पीठ पे चक्के ले जाते हैं मरीज को, ठीक है। रोड कनेक्टिविटी अभी तक नहीं हो पाई, हमारा एरिया तो फिर भी आगे है। अब बात आती है कि आखिर जब इसके फायदे है ही नहीं तो ये मांग क्यों की जा रही है। अब मैंने इतना बोला फायदे हैं नहीं तो मांग क्यों की जा रही है। इसके पीछे 3-4 चीजें हैं, एक चीज को आप लेके नहीं चल सकते हैं। 3-4 चीजें हैं, चारों चीजों को समझना होगा, और हाटी वाले तो डेफिनेटली इस चीज को समझते हैं, इसलिए वो इसकी मांग कर रहे हैं। पहली चीज, जब ये आंदोलन शुरू हुआ 1967 में, तो कुछ भोले भाले लोग थे जो समझते थे कि हम भी जौनसार बाबर की तरह हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, कहीं ना कहीं हमारा भी तो उसी तरीके का है। जब उनको मिला रिजर्वेशन, उनको मिला एसटी का दर्जा, तो हमें भी मिलना चाहिए। ये थे भोले भाले लोग, ठीक है। 1967 से अपनी मांग उठा रहे थे। उसके बाद होता क्या है? उसके बाद होता ये है कि आज के जो हाटी की डिमांड रखने वाले लोग हैं, उस टाइम भोले वाले थे, आज के जो लोग हैं वो 1970 के ज़माने में ही जी रहे हैं, तब से आंदोलन लड़ रहे हैं और आज भी उसी में जी रहे हैं। इसीलिए जो ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया उसमें क्लियरली मेंशन है कि वहाँ बिजली पानी कुछ नहीं है। 1970 का आंकड़ा हमें पेश किया जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात, हाटी की डिमांड की है, ये स्वार्थ से प्रेरित है। यहाँ पे एम्फेसिस के साथ मैं बोलूँगा, स्वार्थ से प्रेरित ये एक मांग है। किस तरीके से? अब देखिए, स्वार्थ आरक्षण से रिलेटेड है। आज हम देखें, समाज के 95% लोगों को आरक्षण मिला है, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला है, ठीक है। किस तरीके से? सामान्य वर्ग को आरक्षण मिला है EWS के थ्रू, 10% आरक्षण मिला है। ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है, एसटी को 7.5% आरक्षण मिला है, और एससी समाज को 15% आरक्षण मिला है। यानी समाज का पूरे के पूरा जो तबका है सभी को आरक्षण मिला है, ठीक है। अब इसमें 5% वो लोग रह जाते हैं जो ना तो EWS के दायरे में आ रहे हैं, ना वो ओबीसी के दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि EWS में और ओबीसी में क्रीमी लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। EWS में वो लोग आ ही नहीं सकते जो भूपति है। भूपति का मतलब 100 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा, 400 बीघा जमीनें जिसके पास है। करोड़पति इसमें नहीं आ सकता है। इसमें वो लोग नहीं आ सकते जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं करोड़ों की, जिसकी वैल्यू है। इसमें वो लोग नहीं आ सकते जिनकी बड़ी बड़ी खाने हैं। इसमें वो लोग नहीं आ सकते जिनकी 22 मिनी कोच बसें चल रही है। इसमें वो लोग नहीं आ सकते हैं जिसकी लग्जरी गाड़ियां हैं, 25-25, 30-30 लाख की जो गाड़ियों में घूम रहे हैं। इसमें वो लोग नहीं आ सकते, बड़े बड़े मॉल उन्होंने खड़े कर दिए हैं सोलन में, शिमला में या देहरादून में। इसमें वो लोग नहीं आ सकते हैं। इसीलिए इन 5% लोगों ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि अगर एसटी हो जाएगा तो इन 5% को भी आरक्षण मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये स्वार्थ से भी प्रेरित है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो तीसरा पॉइंट इस मुद्दे का है वो है अस्तित्व की लड़ाई। अस्तित्व की लड़ाई यहां पे मैं क्यों कह रहा हूं? अस्तित्व, जो सामान्य वर्ग है वो हमेशा से डोमिनेंट रहा है। डोमिनेंट मतलब उसकी चलती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में आ रहा है। दलित समाज जाग रहा है, वो अपने हकों के लिए डिमांड कर रहा है कई प्लेटफॉर्म से। अब उसको दबाने की तो पूरी कोशिश की जा रही है, दलित को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जब उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो वो कानून का सहारा ले रहा है। कानून का सहारा SC/SC एट्रोसिटी के तहत ले रहा है। तो ये चाहते हैं ये कानून ही खत्म हो जाए ताकि हम अपने अस्तित्व को बना के रखें। लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, हाटी का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। राजनेता वोट बैंक की राजनीति के तहत
इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और लोगों का जो दिमाग है उसको कब्जे में लेना चाहते हैं और राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। अंत में मैं सभी लोगों को यहाँ पे संदेश देना चाहता हूँ, एक आत्मा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, एक आत्मा, जो भी वो एक आत्मा है, एक आत्मा को तांत्रिक वश में कर सकता है। भटकती हुई आत्मा इधर उधर उसको तांत्रिक वश में कर सकता है और किया भी है वश में। लेकिन जो संगठन की शक्ति है, हमारी जो संगठन की एकता की शक्ति है, उसको काबू में कर पाना बहुत मुश्किल है। और गिरिपार की जनता एक है और हमेशा एक रहेगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। विश्वविद्यालय के स्कॉलर डॉक्टर नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बड़े ही विस्तार से हमारे बीच बात रखी कि किस तरह से जो एरिया